बिटसेट 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के हमारे जो पेपर है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो 300 प्लस के ऊपर का स्कोर ला पाए। क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी तक जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, उन्होंने थ्योरी अच्छे से कर ली, क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिए, उनका रिवीजन भी हो गया होगा, उन्होंने सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज कर लिया, एलआर और इंग्लिश सेक्शन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा क्योंकि इस बार उसका वेटेज अच्छा खासा है 90 मार्क्स का। देन साथ ही साथ आप लोगों ने मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे, उनका जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस भी कर लिया होगा। तो अगर आपने ये सब चीजें करी है तो क्या आप जो है 300 प्लस का स्कोर कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज को आप मिस कर रहे हैं, वो है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो कि हम पेपर अटेम्प्ट करने के लिए लगाएंगे फॉर द एक्चुअल पेपर। तो अगर आपके दिमाग में देखिए पहले से कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है तो पेपर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, हो सकता है पेपर में जो है सारे क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाए। तो यहाँ पे अगर आप शुरू से ही अपने लिए कोई एक स्ट्रेटेजी बना के जाएंगे तो वो आपको जो है पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को देना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स या सेकंड अटेम्प्ट को जो है ज्यादा टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हमने रिसेंटली बिटसेट 2022 क्रैश कोर्स सफल बैच को लॉन्च किया था। तो अगर आपने जो है अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि कल 1 बजे जो है इसका ओरिएंटेशन सेशन रखा जाएगा और इसका जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट कूपन कोड है उसकी वैलिडिटी को भी थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया है 11 AM तक। तो आपने अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में अर्ली बर्ड कूपन कोड मिल जाएगा, उसको ध्यान से अप्लाई कर लीजिएगा और फिर जो है आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटेजी पे वापस आए तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका सब्जेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए जब आप जो है पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने जो है मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्या एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए, आपको किस ऑर्डर में जो है सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर वो चीज आपको समझ में आ गई है तो आप उसी से स्टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई क्लियर आइडिया नहीं है तो आप जो है इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है एलआर और इंग्लिश के सेक्शन को उठाया, उनके क्वेश्चंस को करा, देन आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, फिर आप जो है फिजिक्स के क्वेश्चन और फिर जो है मैथ्स के क्वेश्चन। ये आप एक ऑर्डर जो है फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर इससे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं है तो मैं एक और ऑर्डर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री करा, देन फिजिक्स करा, फिर एलआर और इंग्लिश किया और फिर मैथ्स किया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ्स जो है वो आपको लेंदी मिलने वाला है थोड़ा बिट सेट में, तो उससे पहले अगर हमने एलआर इंग्लिश को रख लिया तो केमिस्ट्री और फिजिक्स से हमें ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल हमारे पास टाइम कितना है, उस हिसाब से हम एलआर इंग्लिश में अपनी स्पीड को एडजस्ट कर पाएंगे ताकि आप मैथ्स को और ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए। तो जो भी स्टूडेंट्स जिस भी ऑर्डर से कंफर्टेबल है वो उसको जो है ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या आपको एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना चाहिए और उसके बाद दूसरे पे मूव करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, अगर वो एक सब्जेक्ट में जो है अटक के रहेगा और वहां पे क्वेश्चंस थोड़े से आपके लेंदी हो गए, आप उनमें फंस गए, तो वो सब्जेक्ट को पूरा करते करते आप टाइम ले लेंगे और इस चक्कर में आपके लास्ट के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको पेपर में काफी बढ़िया परफॉर्म करना है तो आपको एक सेम एफिशिएंसी को जो है पेपर में रखना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक आइडियल केस हो गया ना, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि यार स्टूडेंट्स जिस एनर्जी से पेपर को स्टार्ट करता है उसी एनर्जी से जो है पेपर को खत्म कर पाए, क्योंकि 3 घंटे का बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी धीमे धीमे गिरते जाएगी और एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए अगर हम केस कंसिडर करें तो फर्स्ट राउंड में आपकी एफिशिएंसी 85 टू 100 रहेगी, जहां पे आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देन सेकंड आवर में जो है आपकी एफिशिएंसी थोड़ी गिर जाएगी 60 टू 85 और थर्ड आवर में जो है आपकी लेस देन 60% के आसपास हो जाएगी। तो जब आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जो है अच्छी है, मतलब 85 टू 100 के बीच है, उस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड आवर में आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कोर को बूस्ट करने पे ध्यान दे सकते हैं और लास्ट वाला जो आपको आर मिल जाता है उसमें जो चीजें बची है उस पे आप जो है वर्क करिए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो अब जो भी बचा है उसमें भाई एक नॉर्मल स्पीड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो जो पहले 2 घंटे है वही सबसे बड़ा जो है आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे। तो अगर हम जो है एक स्ट्रेटेजी की, प्रॉपर स्ट्रेटेजी की बात करें तो देखिए फर्स्ट 160 मिनट्स को आपको जो है 3 राउंड में बांटना पड़ेगा। अब ये 3 राउंड कैसे हो जाएंगे? आपका राउंड 1 रहेगा 60 मिनट्स का, जहां पे आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। राउंड 2 में आपको जो है मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है 60 मिनट्स में। और लास्ट का जो आपके 40 मिनट्स है, मतलब ये 160 मिनट्स के जो 3 पार्ट में अपन ने बांटा है, उसके जो 40 मिनट्स है उसमें आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम पिक कैसे करें कि भाई कौन से हमारे इजी क्वेश्चन होते, कौन से मॉडरेट होते, कौन से डिफिकल्ट होते। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँ कि राउंड 1 में जब मैं इजी क्वेश्चंस बोल रहा हूँ तो इसमें आपको एक वही ऑर्डर फॉलो करना रहेगा।
ठीक है ना, कि आपने सबसे पहले जो है LR इंग्लिश के इजी वाले क्वेश्चंस को देखा, उसके बाद आप किस पे गए, केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस को देखा, फिर आप जो है अगले इसमें फिजिक्स के इजी क्वेश्चंस को देखा, और फिर उसके बाद मैथ्स के इजी क्वेश्चंस को देखा। जब ये पूरा राउंड 1 आपका 60 मिनट्स का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लगभग इतने में जो है आप सारे इजी क्वेश्चंस को निपटा लेंगे, फिर आपको मॉडरेट पे बढ़ना है। तो फिर LR इंग्लिश के मॉडरेट को देखा, फिर केमिस्ट्री के मॉडरेट को देखा, फिर फिजिक्स के मॉडरेट को देखा, फिर मैथ्स के मॉडरेट को देखा, और इसके बाद जो है आप डिफिकल्ट इसमें चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि हम आखिर क्वेश्चंस को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक हल्का आइडिया देना चाहूंगा। देखिए, राउंड 1 जो आप इजी क्वेश्चंस करने वाले हैं LR इंग्लिश के लिए, वहां पे एवरेज टाइम जो है वो आपका लेस देन 20 सेकंड होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो आपको इजी मिलेगा। तो यहाँ पे आप एनालॉजी और क्लासिफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर सकते हैं, उनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख जाए उनको तुरंत कर लिया। साथ ही साथ जो है नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके पैटर्न परसेप्शन वाले क्वेश्चन और रूल डिटेक्शन क्वेश्चन, इनमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इनको जो है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा और किसी टाइप के आपको समझ में आ रहे होंगे तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। देन इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ग्रामर और वोकैब वाले क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपने सेंटेंस पढ़ा, आपको समझ में आ जाएगा ये इसको फिल कर रहा है, तुरंत कर दिया। या फिर सिनोनिम आपको अगर पता है तो आप टिक करेंगे, नहीं पता है तो आप सिंपली छोड़ेंगे उसे। अब यहाँ पे अगर हम जो है फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके इजी क्वेश्चंस के अंडर कौन से हो जाते हैं, इन क्वेश्चंस में जनरली आपको एवरेज टाइम मान के चलिए लेस देन इक्वल टू 30 सेकंड्स के आसपास लगेगा। तो ये सारे आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल आपको जो है सिंपली करना है, उसके अंदर ज्यादा कुछ आपकी कैलकुलेशन नहीं रहती, तो ये सारे आपके इजी में आ जाते हैं। मेन चैप्टर्स अगर हम जो है फोकस वाले बोले तो इसमें मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, कभी कभी काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स से भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारे आपके इस टाइप के हो जाते हैं। इसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड या फिर ग्राफिकल वाले भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि सिंपली अगर उसमें से फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे इजी क्वेश्चंस में कौन से आ जाते हैं, इसमें आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, बहुत ही सिंपल सिंपल आएंगे। तो एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से करके जा रहे तो ये आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देने वाले। देन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके हो गए फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है ना, जैसे कि कुछ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री हो गया, तो इनमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ ली कि भाई इसका नेम क्या होता है, तो वो बहुत ईजी हो जाते हैं। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म वाले, उनमें टाइम नहीं लगेगा। फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के बेसिस पे इनमें से कौन सा जो है ये टेस्ट देता है। फिर आपके जो लास्ट चैप्टर हो जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनमें भी ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब जो है मोटा मोटा हमारा इजी क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है। अब अगर हम जो है मैथ्स की बात करें तो इसमें आपके जितने भी इजी चैप्टर्स हैं उन पे आप ज्यादा पहले फोकस कर सकते हैं। सेट्स एंड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, लिमिट्स के मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन दिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इन सबको पहले अटैक करिए। इनको आप जो है 1 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं, तो ये सारे आपके इजी में ही कंसिडर किए जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले यहाँ पे इजी क्वेश्चंस मैंने टाइम ज्यादा रखा है, क्योंकि मैथ्स के सेक्शन में आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप सेकंड्स में कर पाएंगे, अगर आपने बहुत स्मार्टली सोचा, स्मार्ट टेक्निक को यूज किया, तो फिर तो आप डेफिनेटली सेकंड्स में कर पाएंगे। पर जिनको नहीं चमका उनको तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। फिर आपके जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, फॉर्मूला पता है तो बस करिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं जिनको आपने जो है पहले ही सॉल्व करा है, ठीक है, आपको अप्रोच पता है और 3 से 4 स्टेप से ज्यादा नहीं लेगा, तो इन टाइप के क्वेश्चन भी आप इजी में कर सकते हैं। अब राउंड 2 की बात करें जहां पे मॉडरेट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में जो है आप मान के चलिए कि एवरेज टाइम आपको लगभग 20 से 40 सेकंड लग सकता है। इसके अंडर में आपके सीरीज, चार्ट लॉजिक वाले क्वेश्चन हो गए, देन पेपर कटिंग, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस, तो ये सब जो है मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि इतना टाइम आपका जनरली ले लेते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो आरसी और कंपोजिशन वाले हो गए जो कि थोड़े छोटे हैं, उनको आप कर सकते हैं। अब देखिए, आरसी में हो सकता है कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे, तो आप इस टाइम को उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 into 40, तो आपके लगभग 80 सेकंड्स लग सकते हैं वो पूरा पैराग्राफ को कंप्लीट करने में। या 3 क्वेश्चन हो गए तो 3 into 40, 1 मिनट आपका, मतलब सॉरी 120 सेकंड्स आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है फिर इन पे टाइम इन्वेस्ट करना रहेगा। और अगर हम जो है राउंड 2 में आपके फिजिक्स वाले बात करें तो इनमें लगभग आपको 45 सेकंड टू 75 सेकंड्स का टाइम लग सकता है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, तो उनका जो है आपको अप्रोच भी पता है और 3 से 4 स्टेप के आसपास लगेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जनरली मिक्स देखता है हमें 2 या 3 चैप्टर्स का कभी कभी, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इन्हें हम जो है मॉडरेट कैटेगरी में डालते हैं। देन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जनरली जो फॉर्मूला बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं। फिर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ थोड़े अच्छे से क्वेश्चन की इस फ्लो से इधर पे जा रहे हैं, तो आपका लास्ट प्रोडक्ट क्या रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट, या फिर रिएक्शन को कंप्लीट करना है ऊपर रिएजेंट, तो थोड़ी चीजें अपन को फ्रेम करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हल्का सा हमें जो है टाइम लग जाता है।
अब राउंड 2 के मॉडरेट क्वेश्चंस की हम मैथ्स में बात करें तो यहाँ पे एवरेज टाइम मान के चलिए आपको 1 से 2 मिनट लग सकता है। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हो जाएंगे जिनमें आपको अप्रोच तो पता है पर 3 से 4 स्टेप ले लेता है, और मैथ्स की 3 से 4 स्टेप मतलब टाइम हो जाता है, तो 1 मिनट से ज्यादा लग सकता है। ठीक है ना, और जनरली इसमें मिक्स देखने को मिलता है 2 से 3 चैप्टर, तो थोड़ा सा तो पहले फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि मैथ्स के लिए अगर हमें टाइम निकालना है तो बाकी सारे सेक्शन फटाफट करने हैं ताकि हम मैथ्स को जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए। और लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम डिफिकल्ट में बात करें तो जनरली ऐसे डिफिकल्ट नहीं होते, फिर भी लॉजिकल डिडक्शन वाले जो क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, उनमें थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है। तो उसको क्योंकि उसके अंदर आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है तो कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है। देन फिगर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन हो गए, लॉजिक क्रैक करने में टाइम लग जाता है। और ये भी हो सकता है कि जो हमने वो कैटेगरी वाले क्वेश्चंस की बात करी, मतलब आपके मॉडरेट वाले की बात करी, उसमें जैसे कि हमने चार्ट लॉजिक की बात की, तो कभी कभी उसका भी लॉजिक क्रैक करने में टाइम लग जाता है, तो वो इसमें आ सकता है। तो इंटरचेंजेबल है चीजें, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे और कोई आपका न्यू टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जो कि ब्रोशर में नहीं दिया है, तो ये कभी कभी जो है चीजें हो जाती है बिट साइड के पेपर में, बट डरना नहीं है, उस टाइम पे भी आप लॉजिक क्रैक कर सकते हो। एप्टीट्यूड यार आप लोगों का अच्छा है ही। ठीक है, और फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपके आरसी और कंपोजिशन हो गए जो कि थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो उसमें आपको 40 सेकंड से ज्यादा लग सकता है पर क्वेश्चन, तो यहाँ पे उनको हम डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल देंगे। फिर आपका फिजिक्स में हो गया, तो इसमें आपको एक कंप्लीटली अगर नया क्वेश्चन टाइप का दिखे तो उसको जो है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसमें आपको 75 सेकंड से ज्यादा लग सकते हैं। तो ये आपके राउंड 3 वाले क्वेश्चन हो गए। या फिर थोड़ा अप्रोच जो है उसके अंदर लेंदी हो सकता है, ठीक है ना, नया सा क्वेश्चन रहता है तो उसमें यार अप्रोच सोचने में भी टाइम लगता है। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा, हो सकता है कि ना भी देखने को मिले, क्योंकि जो हम टाइम लेके चल रहे 75 सेकंड्स वो एक आपका मान लीजिए थ्रेशोल्ड हो गया कि वहां तक भाई उतने में हो ही जाते क्वेश्चन। ठीक है ना, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप अप्रोच गलत लगा रहे हो, कुछ गड़बड़ हो रही है। कंप्लीटली नया क्वेश्चन ही दिख गया तो भाई हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मांग लिया अपन से, या फिर थोड़ा सा लेंदी अप्रोच हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है डिफिकल्ट में आ जाते हैं। मैथ्स में अगर बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 मिनट से ज्यादा ले लेते हैं, तो आप ये देख रहे कि एवरेज टाइम अगर पर क्वेश्चन से देखें तो 2 मिनट उससे ज्यादा ही होता है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में टाइम देना ही पड़ेगा उतना, तो जहां जहां टाइम बचाते जाओगे वहां पे ये क्वेश्चंस को आप देख पाओगे। तो कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन हो गया या फिर लेंदी अप्रोच था उसके अंदर। तो जनरली इस टाइप के जो मैं आपको जो चैप्टर्स टॉपिक्स बता रहा हूँ इनमें से पूछे जाते हैं, जैसे कोनिक सेक्शन हो गया, एलिप्स हाइपरबोला में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या फिर सर्कल में भी अच्छा खासा पूछ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में लग सकता है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के लंबे रहते हैं, इंटीग्रल्स के लंबे रहते हैं, एओडी के लंबे रहते हैं। तो ये जो ऐसे टॉपिक्स है यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको ये एक आइडिया लग गया होगा। अब अगर हमें ये कैसे चेक करें कि कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको आइडिया तो दे दिया कि यहाँ से यहाँ उठा सकते हैं, लेकिन एक इनिशियल नजर में हम कैसे देखें, तो उसके लिए आपको स्किमिंग टेक्निक को लगाना पड़ेगा, आपको फटाफट उसे स्किम करना पड़ेगा, एक तरीके से स्पीड रीड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से 10 सेकंड में बोल रहा हूँ, उतने में आपको फटाफट क्लिक होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, क्या मुझे बस एक फॉर्मूला ही लगाना है, फटाफट करा तो 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये सब चीजें सोचनी है। फिर उसको आपको जो है अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको आप जल्दी जो है इंटरप्रेट कर सकते हो। अच्छा अच्छा ये पूछा है भाई, मान लो कि आपको पीवी का जो है ग्राफ दे दिया और एक ऐसा कुछ बना के रखा है कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व टाइप का है, हम समझ जाएंगे कि वर्ग निकालना है, हम ऐसे निकाल देंगे, है ना। तो ये जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को आप और इजीली जो है एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने 160 मिनट्स की तो बात कर ली, बचा हुआ है आपके पास 20 मिनट्स का टाइम, क्या करना है उसमें, तो जितने क्वेश्चंस आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े सब पे अटैक कर देना है। एकदम शुरू से स्टार्ट हो जाइए, जो जो छूटा है, तो अटैक का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि जो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसे करो। तुक्का मारने के लिए नहीं कहूंगा, यहाँ पे आपको स्मार्ट टेक्निक्स को यूज कर लेना चाहिए, हो सकता है सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो, ऑप्शन एलिमिनेशन हो रहा हो, ग्राफिकल अप्रोच, तो इन सब के मदद से जो है आप कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के टाइम पे भी मैंने आप लोगों को ये सब चीजें बताई है, तो ये सब चीजें आपको इस टाइम पे ही काफी ज्यादा मदद करेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन जब एक कन्वेंशनल अप्रोच से नहीं बनता है तो हमें जो है स्मार्टली उसके लिए सोचना पड़ता है। और ये जो 20 मिनट है ना, ये आपके काफी ज्यादा मार्क्स को बूस्ट दे सकते हैं, एक डिग्री से दूसरी डिग्री चेंज हो सकती है, एक कैंपस से दूसरा कैंपस चेंज हो सकता है, तो काफी ज्यादा मैटर भी करेगा ये टाइम। क्योंकि देखो जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हो सकता है नॉर्मली दूसरा स्टूडेंट भी कर रहा हो, पर ये जो है आपको उसके ओवर द एज देंगे, ठीक है ना, तो ये वाले अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात होगी बोनस की भी, क्योंकि जेई में आपके जो है बोनस देखने को नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फीचर हो जाता है बोनस क्वेश्चन का, क्या उसके लिए जाना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास 7 से 8 मिनट का टाइम बचा है या उससे ज्यादा है तो आप जो है बोनस के बारे में सोचिए। और दूसरी कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि कम से कम आपने जो है 115 क्वेश्चंस लगभग अटेम्प्ट किए हो, तो जो है आप बोनस के बारे में सोचिए। उससे अगर आपके कम है तो यार रिस्क फैक्टर जो है काफी बढ़ जाता है, ठीक है ना। और मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि 115 क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप रिस्क फैक्टर को भी देख सकते हैं।
यहाँ पे एक्स एक्सिस में बताया मैंने कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए, तो जैसे कि 115 अटेम्प्ट किए, तो 20% की श्योरिटी के साथ आप जो है बोनस के साइड जा सकते हैं। और अगर भाई 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे तो डेफिनेटली 7 से 8 मिनट बचा है, तो बोनस खोलना ही है, इसलिए 100% बोला है। और बीच में जो है इस हिसाब से आपका रिस्क फैक्टर वर्क करेगा। तो समझ में आ रहा है कि कितनी कितनी श्योरिटी, अब जैसे 50% की श्योरिटी आपको मिल रही है इनके बीच में कहीं पे, तो आप भाई जा सकते हो, ठीक है ना। आप सोच सकते हो कि ले लेते रिस्क यार, नेगेटिव भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, ओवरऑल नेट में हो सकता है -2 -3, उससे ज्यादा तो नहीं होगा नुकसान, पर अगर प्लस हो गया तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे पेपर के टाइम पे आपको इसको जो है प्रॉपर तरीके से वहीं पे सोचना पड़ेगा, कितना टाइम बचा है, कितने क्वेश्चंस आपने करे, कहीं ज्यादा तुक्के तो नहीं पड़ रहे उसके कारण मार्क्स ना गिर जाए, ये सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में वहां पे आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने यार इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बता दी है। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी। और एक और चीज आप जो है मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या टारगेट स्कोर लेके चल रहे हैं बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अगर आपने जो है मेहनत करी है, आपने प्रॉपर तरीके से इस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को भी वहां पे लगाया, तो डेफिनेटली आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आपके और आपके स्कोर के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो बस एफर्ट्स डालते रहिए, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल आपको लगातार सपोर्ट करते आया है, बाकी आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, आपने खुद की मेहनत भी काफी करी है 2 साल से, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।